औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेशन 40 मिनट्स का हमारा एक्सपायर हो गया था, तो अगेन हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मिलर्स थ्योरम के ऊपर हमने अपनी बात को छोड़ा था, वहीं से आज के हमारे 25th लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन है 25th सेशन है, इसे हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं मिलर इफेक्ट मिलर थ्योरम के हवाले से। अब तक हमने जो डिस्कशन की है, कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए या गाइड कर दूंगा आप लोगों को। नहीं तो हम आगे चलते हैं। Miller's theorem is used to simplify the analysis of inverting amplifier at high frequencies। तो मिलर थ्योरम जो हमारा होता है वो सिंप्लीफाइड एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर जो हमारे इन्वर्टिंग नेचर के होते हैं, जैसे खास तौर पे ओपैम्प होते हैं, तो ओपैम्प के जो एम्पलीफायर्स होते हैं हमारे, वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों मॉड के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों मॉड के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो high frequencies where the internal transistor capacitances are important, where the internal transistor capacitances are important, the capacitance that is base to collector। ठीक है, ये हम capacitance जानते हैं, इसका पूरा एनालिसिस अभी हम करके आए हैं। जो हम मैंने यहाँ पे बताया था बेस टू। अच्छा, कोई अगर सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो माइक अपना म्यूट कर लीजिए क्योंकि वो शोर बहुत आ रहा है। कोई डिफिकल्टी अगर या सवाल हो तो काइंडली पूछ लीजिए। नो सर। बच्चों को फीस का मसला था, फिर वो फीस कैसे पे करें सर, क्योंकि 4 तारीख को तो पेपर है। अच्छा, वो आप मुझसे पर्सनली पे पूछ लीजिएगा, यहाँ तो हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो अब फीस का मैटर आप मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है ना। ठीक है सर। और सेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था वो जो कैपेसिटेंस दैट इज बेस टू इमीटर और द कैपेसिटेंस फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। वो सर्किट में दिखाने के लिए मैं वापस यहाँ पे आया था, अब उसको दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर मिलर का इफेक्ट जो है हम स्टडी करते हैं, और वो इंटरनल ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल कैपेसिटेंस जो कि जंक्शन में क्रिएट हो रही होती है ट्रांजिस्टर के, फ्रॉम बेस टू कलेक्टर एंड बेस टू इमीटर, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो इंटरनल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके इफेक्ट के नतीजे में गेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, क्या असरअंदाजी होता है। ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं। At high frequencies where the internal transistor capacitances are important, the capacitance that is base to collector of C in BJTs and in FET that is gate to drain, between the input base or gate and the output collector to drain, as shown in figure in the generalized form AV। AV क्या होता है हमारा, कोई बताएगा AV किसे कहते हैं हम, कोई बताएगा जनाब इसको। जी जनाब, ये तो बहुत बेसिक सवाल है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने तो ये भाई, एवी क्या होता है। किसी को भी आइडिया नहीं है एवी क्या है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है भाई, आप पढ़ लें अगर, तो वोल्टेज गेन लिखा हुआ है, वोल्टेज गेन होता है ये, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कहलाता है ये। In generalized form, voltage gain is the absolute voltage gain and of inverting amplifier at mid range frequencies। mid range frequency वो होती हैं जो कि ना हाई होती है और ना लोअर लेवल पे होती हैं, वो ऐसे बैंड में होती हैं जो कि लोअर और हायर के बजाय इन मिड रेंज में होती हैं, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा हाई। एट सी रिप्रेजेंट द आइदर बेस टू कलेक्टर कैपेसिटेंस एंड गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा बीजेटी में, और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा जेफेट के अंदर। अब इसके मुताबिक अगर आप देखें तो आउटपुट और इनपुट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट यहाँ से ले रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा गेन के नतीजे में कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ रहा होता है आपकी परफॉर्मेंस पे, गेन पे, एफिशिएंसी पे, तो उस इफेक्ट के नतीजे में हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसको मिलर ने बताया है कि आपके
गेन के ऊपर, खास तौर पर वोल्टेज गेन के ऊपर जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है वो कैसे असरअंदाज होता है? तो वो होता है आपके वोल्टेज गेन टाइम्स +1 मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस ऑफ दैट वैल्यू, यानी जिस कैपेसिटेंस क्रिएट हो रही होगी उसकी वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई करें तो आपको इनपुट कैपेसिटेंस के इफेक्ट के ऊपर वो हासिल हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो कि मिलर ने बताई थी कि कैपेसिटेंस का वो इफेक्ट जो कि इनपुट साइड पे आ रहा होता है वो क्या है, और कैपेसिटेंस का वो इफेक्ट जो कि आउटपुट साइड पे आ रहा होता है वो क्या है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं हम। तो आउटपुट साइड पे जो इफेक्ट हमारा आ रहा होता है वो सी टाइम्स ऑफ ए वी +1 डिवाइडेड बाई ए वी। तो ये इफेक्ट हमारा आउटपुट साइड पे कैपेसिटेंस का आ रहा होता है, और ये हमारा इनपुट साइड पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ रहा होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, मिलर थ्योरम स्टेट्स दैट सी दैट मीन्स द capacitance effectively appears as a capacitance from input to ground। input से ground की तरफ हमारी ये capacitance आ रही होती है। कोई सवाल है किसी का तो काइंडली पूछ लीजिए। ओके जी, इनपुट साइड पे जो कैपेसिटेंस आ रही होती है जिसे कहते हैं मिलर इन, क्योंकि मिलर ने इसको रिप्रेजेंट किया था तो उसके नाम पे मिलर इन, यानी इनपुट साइड पे मिलर ने जो कैपेसिटेंस निकाली थी उसे हम मिलर इन कहते हैं। ठीक है, मिलर इन इक्वल टू सी ऑफ कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय द ए वी +1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इससे हमें इनपुट कैपेसिटेंस मिलर की निकल जाती है। दिस फॉर्मूला शोज दैट द कैपेसिटेंस फ्रॉम बेस कलेक्टर, जो कि हमारी बीजेटी में होती है और ये हमारी जेफेट मॉसफेट में होती है, हैज़ अ मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इनपुट कैपेसिटेंस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये हमारा वो इम्पैक्ट होता है जो इनपुट कैपेसिटेंस पे आ तो रहा होता है लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू का होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट आपके इनपुट साइड पे आ रहा है वो ये है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस टू कलेक्टर जो कैपेसिटेंस है हमारी वो 6 माइक्रोफैरड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एक मैग्नीट्यूड की कैपेसिटेंस है जो कि बेस टू कलेक्टर। अब बेस टू कलेक्टर कहाँ आएगी? यहाँ से यहाँ की जानिब। अब आप देखेंगे कैपेसिटर तो कोई लगा हुआ नहीं है, असल में हमारे इनपुट लगाने के नतीजे में ट्रांजिस्टर और जंक्शन के नतीजे में जो आर्टिफिशियल या एक इमेजिनरी लेवल की कैपेसिटेंस क्रिएट हो रही होती है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन अपनी प्रेजेंस रखता है। ठीक है, और वो इफेक्ट जो है मिलर इन के फॉर्मूले से इनपुट साइड पे निकाली जाती है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में तो पूछ ले जनाब, मैं रिपीट कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में है, अगर है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके जी, अब इन्होंने ये बताया कि अगर बेस टू कलेक्टर आपकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, पिकोफैरड है सॉरी, अच्छा देखें पिकोफैरड दैट मीन्स के माइक्रो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी कैपेसिटेंस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये। एंड द एम्पलीफायर गेन इज 50, एम्पलीफायर का गेन जो है वो 50 है, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो ये है। मिलर इन की जो आपको फर्दर वैल्यू निकलेगी, अब उस वोल्टेज गेन को आप लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे, गेन 50 था, +1 51 हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 306 पिकोफैरड। ठीक है, और ये भी बहुत निग्लेजेबल लेवल की कैपेसिटेंस जो कि क्रिएट हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट ज़रूर है जो हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने नहीं देखा था लेकिन वो अब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी बेस यहाँ पर अच्छी खासी बन गई है और यहाँ पे हमने अब कॉन्सेप्ट्स मजबूत होने के बाद इसे हम फुलफिल कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे अपनी डिस्कशन को। शोज हाउ दिस इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस अपेयर इन द एक्चुअल एसी इक्विवेलेंट सर्किट इन पैरेलल विद बेस टू इमीटर, जो कि हम पढ़ते हैं बीजेटी में, और गेट टू सोर्स, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अपने जेफेट या मॉसफेट में। अब इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस सर्किट के जरिए से। अच्छा, ये कोई बताएगा सर्किट किसका है ये, और ये सर्किट किसका है? हमारा सेशन इंटरेक्टिव है तो आप बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कुछ भी, हाँ हूँ नहीं वगैरह वगैरह। तो ये सर्किट किस चीज़ का है और ये सर्किट किस चीज़ का है? एनीवन कैन टेल मी? तो इसके हवाले से बताएं कि क्या चीज़ है ये और ये क्या चीज़ है। कोई आइडिया किसी को तो बताएं। ओके जी, मैं बता देता हूँ।
तो आप अगर यहाँ देखें तो ये वो कैपेसिटेंस है जो कि इनपुट साइड में क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंग टू मिलर। मिलर ने ये बताया था कि आपकी वो कैपेसिटेंस, अच्छा वो क्रिएट तो यहाँ से यहाँ हो रही होती है ना, ठीक है, उसको उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एनोटेशन के जरिए से, स्पॉटलाइट से बताता हूँ। तो ये अब आप देखें कैपेसिटेंस जो कि यहाँ से यहाँ क्रिएट हो रही होती है ना, उसको उसने बेस टू कलेक्टर से रिप्रेजेंट करके बताया यहाँ पे, ठीक है, बेस टू कलेक्टर से। अब AV+1 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि हमारी वो वोल्टेज गेन जो कि +1 होगा और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी करके भी दिखा दी आपको कि अगर मुझे कैपेसिटेंस बेस टू कलेक्टर की 6 पिकोफैरेड दी हुई है और गेन मुझे 50 दिया हुआ है, तो मैं मिलर इनपुट निकाल सकता हूँ, दैट इज 306 पिकोफैरेड, ठीक है। तो वो वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये हमने न्यूमेरिकल की वैल्यू में देखा, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं वो आपका हम यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली सर्किट के अंदर। तो ये आपका बीजेटी का सर्किट है जिसमें हम मिलर का एनालिसिस कर रहे हैं एज अ इनपुट साइड पे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो आपका हो गया बेस टू कलेक्टर साइड पे। अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर क्रिएट होती हैं कैपेसिटेंस बिटवीन बेस के जंक्शन से लेके इमीटर के जंक्शन के दरमियान, ठीक है। और एक कैपेसिटेंस कहाँ से होती है, कलेक्टर के जंक्शन से ले बेस के जंक्शन से लेके कलेक्टर के जंक्शन पे। वो ये वाली कैपेसिटेंस उसने एक साथ दिखा दी है दोनों ना, ये वाली यहाँ क्रिएट होती है और ये वाली कैपेसिटेंस आपकी यहाँ क्रिएट होती है, जो कि बेस टू इमीटर साइड के जंक्शन की कैपेसिटेंस है, ठीक है। इन दोनों का इफेक्ट इनपुट साइड पे दिखा दिया। अब आते हैं हम आउटपुट साइड की कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बीजेटी के साइड पे। अच्छा बीजेटी का ये उसके ट्रांजिस्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाता है। आप यहाँ देखें तो ये बीजेटी है और ये जेफेट है। होपफुली इसका तो आइडिया तकरीबन सबको ही होगा कि ये बीजेटी है और ये जेफेट है, क्योंकि हम 10th चैप्टर के ऊपर आ गए और अच्छी खासी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। अच्छा अब हम पढ़ते हैं आउटपुट कैपेसिटेंस की तरफ। बीजेटी की आउटपुट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका होता है कि वो कैपेसिटेंस जो कि बेस टू कलेक्टर है, ठीक है, यानी बेस टू कलेक्टर इस जानिब जो कि आउटपुट कैपेसिटेंस, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम AV+1 डिवाइडेड बाई AB। तो इस तरीके से हमें मिल जाती है आउटपुट कैपेसिटेंस। तो ये कॉन्सेप्ट है मिलर इफेक्ट का इनपुट कैपेसिटेंस के जरिए से और आउटपुट कैपेसिटेंस के जरिए से कि किस तरीके से निकाली जाती है। तो मिलर ने हमें ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बीजेटी के कॉन्सेप्ट में कि बीजेटी में मिलर इफेक्ट की इनपुट कैपेसिटेंस और आउटपुट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, काइंडली कोई एक डिफिकल्टी है किसी को तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो बता दीजिए। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है किसी को तो हमारे साथ मौजूद हैं किफ़ायत, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद रहीमो और मोहम्मद रज़ा। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है भाई आपको, हम आगे चलें यहाँ से। ओके। अच्छा अभी मैंने यस बताया, सर। अच्छा तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बीजेटी में कॉन्सेप्ट क्या होता है और अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जेफेट में कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जेफेट को आप देखें तो जेफेट में जो कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है मिलर के मुताबिक वो आपकी बेस से सोर्स की जानिब है। ये टर्मिनल याद है, ये होता है गेट, ये होता है ड्रेन और ये होता है सोर्स। नीचे सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है और ये गेट होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो क्रिएट होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली कैपेसिटेंस वो है जो कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, होपफुली नज़र अगर ना आ रहा हो तो बता दें। मैं वैसे तो जूम है काफ़ी, फिर भी मैं और जूम कर दूंगा। अब आते हैं इसकी तरफ। तो वो कैपेसिटेंस जो कि गेट टू ड्रेन है, अब देखें यहाँ पे गेट है और ये ड्रेन है, तो गेट टू ड्रेन की जो कैपेसिटेंस है वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे और इनपुट के अंदर वही फॉर्मूला AV+1 से हम करके मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ गेट टू ड्रेन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये चीज़ हासिल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारी इनपुट कैपेसिटेंस निकाली जाती है। अच्छा ये कैपेसिटेंस वो है जो कि गेट टू सोर्स की है, ठीक, गेट टू सोर्स। तो गेट से सोर्स तक जो कैपेसिटेंस है वो आपकी निग्लिजिबल होती है, इसलिए वो निकाली नहीं गई। क्योंकि आप अगर देखें दोनों को सिंप्लीफाई करके पैरेलल सॉल्व कर ली जाए तो पैरेलल में डायरेक्टली कैपेसिटेंस ऐड होती है। ये तो सबको पता होगा ना, पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है। क्या सबको क्लियर है ये बात भाई? यस सर। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल में, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा निग्लिजिबल होता है। अब आगे चलते हैं।
अच्छा, वो कैपेसिटर का इम्पैक्ट जो कि आउटपुट साइड पर है, एक तो इनपुट साइड कैपेसिटेंस होती है और एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आउटपुट साइड पे भी कैपेसिटेंस होती है। वो कैपेसिटेंस आपकी गेट टू ड्रेन है। गेट से ड्रेन की जानिब जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम मालूम करते हैं, और वोल्टेज गेन प्लस वन डिवाइड बाय वोल्टेज गेन, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से आउटपुट मिलर कैपेसिटेंस मिल जाती है। जिस तरह हमने इनपुट निकाली है उस तरह आउटपुट निकाली है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। मैंने आपको यहाँ मैं समराइज कर देता हूँ। ये जो हमारा 25th सेशन आज का हुआ है, इसमें हमने स्टार्ट किया था मिलर इफेक्ट के बारे में। मिलर इफेक्ट में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू मिलर जो हमारी वो होती है कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट, वो आपका इनपुट साइड पे भी होता है और वो आपका आउटपुट साइड पे भी होता है। इनपुट साइड पे जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है बीजेटी में, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटपुट साइड पे बीजेटी पे कैपेसिटर के इफेक्ट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में फिर इस तरह हमने देखा कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू अ सर्किट ऑफ बीजेटी। नाउ कम्स टू दैट, वी डिस्कस दैट ऑन JFET, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका JFET लगा हुआ है, MOSFET लगा हुआ है। तो मिलर के मुताबिक इसके ऊपर जो आपके जंक्शन की कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द गेन, वो किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है वो हमने यहाँ पे देखा इनपुट साइड पे। उसके बाद जेफेट के अंदर किस तरीके से आउटपुट के अंदर कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमने वो देखा। ठीक है, तो ये पूरा मिलर इफेक्ट को हमने यहाँ तक डिस्कस किया है और इसी को भी हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है वो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से मैं आगे लेके चलता हूँ। और फॉर्मूला वही है जो अभी जैसे इनपुट के लिए मैंने पढ़ा ना, ये देखें इनपुट के लिए वो ये भी है, ये भी है सेम। आउटपुट के लिए जो मिलर इफेक्ट का फॉर्मूला है वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला। यहाँ तक मिलर इफेक्ट में कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए। मिलर इफेक्ट मैंने आपको बस अभी शुरू शुरू से लेके अभी तक सिर्फ यही चीज़ चल रही है, मैंने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया इसमें। तो हमने स्टार्टिंग मिलर इफेक्ट से की थी और मिलर इफेक्ट के सिर्फ ये सर्किट और इनपुट आउटपुट फॉर्मूले को डिस्कस किया है। यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी अगर किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी डिफिकल्टी है किसी को? किफ़ायत, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद रहीम हो, मोहम्मद रज़ा, तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। तो सर नहीं तो हम आगे क्लियर। चलते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? तो मिलर इफेक्ट को देख लीजिएगा। मिलर इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पलीफिकेशन के हवाले से, और कैपेसिटेंस के किस तरह कैपेसिटेंस निकाली जाती है इनपुट और आउटपुट साइड पे, ये कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर हम अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है जी द डेसिबल। डेसिबल एक साइंटिस्ट का नाम था, और आप अमूमन डेसिबल को आपने इससे पहले सुना है? डेसिबल कहाँ इस्तेमाल होता है, कोई बताएगा? सर आई थिंक ये साउंड के यूनिट है शायद। जी, हमारे अमूमन ऑडियो सिग्नल, साउंड के सिग्नल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिबल के स्केल में। ये लॉगरिथमिक स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे जो सिग्नल होते हैं उनमें पावर सिग्नल, डेंसिटी सिग्नल और इस तरह के ऑडियो सिग्नल जितने भी होते हैं उनको डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रहीम साहब ने बिल्कुल सही बताया। आगे चलते हैं यहाँ से। तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए इसके हवाले से, बाकी हम इसमें पढ़ के चीज़ें सीख लेंगे। द डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ लॉगरिथमिक गेन। गेन का यूनिट होता है, और ख़ास तौर पे आप इसका अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें लॉग आता है, तो इसीलिए इसको लॉगरिथमिक गेन कहा जाता है। फर्दरमोर मेजरमेंट एंड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्पलीफायर रिस्पॉन्स। इसको एम्पलीफायर के रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो जैसे आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में जिक्र था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जो गेन रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स निकाला जाता है उनमें भी डेसिबल इस्तेमाल होता है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि आपने तकरीबन LCS में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं यहाँ से। The use of decibels to express gain was introduced in chapter 6। हमने शुरू में वहाँ देखा था the decibel unit is important in amplifier measurements। The basics of the decibel unit stems from the logarithmic response ऑफ द ह्यूमन एयर। ठीक है, मतलब जैसे रहीमो साहब ने ये बताया कि साउंड का सिग्नल रिप्रेजेंट किया जाता है। साउंड सिग्नल जो ह्यूमन एयर आपका होता है वो साउंड सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड इंटेंसिटी के साउंड को डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। द डेसिबल इज द
logarithmic measurement of the ratio of one power to another or one voltage to another. Power gain is expressed in decibel by the formula. अजान का 1 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं और इसको तब तक आप देखें समझें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसके हवाले से। अच्छा जी, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम सेशन को अपने, और कोई यहाँ तक डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बता दें, नहीं तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेशन को। अच्छा, यहाँ पे लास्ट मैंने डिस्कशन अपनी छोड़ दी कि डेसिबल एक लॉगरिथमिक यूनिट होता है और आपके साउंड सिग्नल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेसिबल के यूनिट को। तो डेसिबल उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारा जो पावर गेन इज एक्सप्रेस इन डेसिबल्स, डेसिबल को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है पावर गेन इन डेसिबल निकालने का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर गेन को लेते हैं और उसका लॉग ले लेते हैं। लॉग का जो वो होता है सिंबल, वो आपके कैलकुलेटर में होता है, तो आप लॉग लिख के वो गेन को वहाँ पे प्रेस कर दें, तो आपका लॉग आ जाएगा, गेन आ जाएगा पावर गेन लॉग में, और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो गेन डेसिबल में आ जाएगा। इस तरीके से पावर गेन इन डेसिबल में निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वेयर ए पी यानी पावर गेन इज एक्चुअल पावर गेन और आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर आप निकालते हैं। वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस इन डेसिबल बाय फॉलोइंग फार्मूला। तो और वोल्टेज गेन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये ज़रा मुख्तलिफ है इससे। तो वोल्टेज गेन निकालने का फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए वी। वोल्टेज गेन का लॉग लेते हैं, उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर आपका आंसर आ जाता है वोल्टेज गेन का इन डेसिबल। इसी तरीके से पावर गेन डेसिबल में निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये दो तरीके हैं वोल्टेज गेन पावर गेन के निकालने के तरीके। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है किसी को तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। AV इज ग्रेटर देन 1, अगर AV ग्रेटर देन 1 हो द डेसिबल गेन इज पॉजिटिव। इफ AV इज लेस देन 1, लेकिन अगर AV लेस देन 1 हुआ द डेसिबल गेन इज नेगेटिव, तो फिर डेसिबल गेन जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा एंड इज यूजुअली कॉल्ड अटेनुएशन, और इसको अटेनुएशन भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि आपका वोल्टेज गेन, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस तो कर दिया, नहीं ये चीज़ बता दी, आगे चलते हैं। तो मैंने ये बता रहा था कि अगर आपका वोल्टेज गेन ग्रेटर देन टू 1 होगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर आपका वोल्टेज गेन लेस देन टू 1 होगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। और जब वो नेगेटिव आता है डेसिबल तो यूजुअली उसे कहते हैं अटेनुएशन, और अगर आपका डेसिबल का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे कहते हैं गेन। ठीक है, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि जो वोल्टेज गेन आपका डेसिबल में निकलता है, अगर वो आपने इस फॉर्मूले के तहत निकाला और वो पॉजिटिव आया तो आप उसे कहेंगे ये दिस इज द गेन। एंड इफ योर डेसिबल आंसर ऑफ वोल्टेज गेन इज इन नेगेटिव, सो यू कैन सेड
इट इज द एटेनुएशन, कि ये आपकी एटेनुएशन है। कोई बताएगा फर्क क्या होता है गेन में और एटेनुएशन में? कोई भी बता दे, एटेनुएशन क्या होती है और गेन क्या होता है? जी जनाब, मैंने किसी का माइक तो नहीं बंद किया हमारा, वैसे तो नहीं बंद है, फिर भी पूछ रहा हूँ। बताएं फ़र्क क्या होता है गेन में और एटेनुएशन में? ये वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था अपने इससे पहले वाले सेशन में कि एटेनुएशन क्या होती है। गेन तो तकरीबन सबको ही पता होगा, तो आप बताएं कि एटेनुएशन क्या होता है। जी जनाब, 5 लोग हैं हमारे साथ, 4 लोग, किफ़ायत, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद रहीमो, मोहम्मद रज़ा। बताएं फ़र्क क्या होता है जनाब एटेनुएशन में और गेन में? कोई भी आइडिया हो अगर आपको तो बताएं। कोई भी आइडिया नहीं है किसी को? चलें मैं बता देता हूँ फिर आप लोगों को। अच्छा जी, तो गेन आपका होता है द आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड गेन, इसे गेन कहते हैं। और अटेनुएशन क्या होती है? अटेनुएशन इज द इफेक्ट बाय विच योर गेन इज रिड्यूस। गेन अगर आपका किसी इफेक्ट के नतीजे में रिड्यूस होने लगे तो उसे अटेनुएशन कहते हैं, ठीक है। अटेनुएशन का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो आपका आउटपुट वोल्टेज प्लस 1 डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज होता है। तो इस तरीके से अटेनुएशन, शायद होपफुली यही फॉर्मूला है, मुझे ज़रा जहन में नहीं, आगे जाके हमें आइडिया हो जाएगा क्योंकि मैंने ओबियसली याद नहीं किया हुआ अटेनुएशन का फॉर्मूला, बट आगे जाके होपफुली क्लियर हो जाएगा। यू कैन यूज़ द लॉग की ऑन योर कैलकुलेटर वर्किंग विद दीज फार्मूला। मतलब इसे कैलकुलेटर में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। आप अगर यहाँ देखें तो एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक किसी को है तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिबल। तो सबसे पहले आपको निकालना है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसकी एक वैल्यू आई जो कि 250 है। इसी तरीके से आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इक्वल टू 100 है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इनसे अपने अपने गेन आते हैं। ये एक गेन है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज द गेन दैट इज 250, और आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज ऑल्सो अ गेन। एक गेन आया है 250 और एक गेन आया है हमारा 100। अब इसी के बिहाफ पे हम, एक गेन हमें दिया हुआ है उसने जो कि 10, और एक गेन हमें दिया हुआ है उसने 0.5, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज एक हमें ये रेशो मिला जो कि 0.707 है। अब हम इनका निकालेंगे, जैसे ये ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे पावर डिवाइड बाय पावर है ना, तो ये पावर गेन है। पावर गेन अगर हमें निकालना है डेसिबल में तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा कि आप वो 250 लेंगे, उसका लॉग लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पावर गेन डेसिबल में आ जाएगा। इसी तरीके से आप पावर गेन को निकालने के लिए जो कि पार्ट बी में है, अब पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इन करेंगे तो आपको पावर गेन मिलेगा। तो पावर गेन का अगेन रिजल्ट निकालने के लिए करेंगे क्या, आप वो यानी डेसिबल में निकालने के लिए वो 100 को आप उसका लॉग ले लें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 20 dB यहाँ पे आंसर आ जाएगा पावर गेन का, ठीक है। ये तरीका है निकालने का ए और बी में। यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आप लोगों को हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान है मेरे ख्याल में। ये तो आपने अपने बेसिक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कर लिया होगा होपफुली, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे सबको पता होगा, बस एक वो होता है कि डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं वोल्टेज गेन पे, ये दोनों हमने पावर गेन निकाल लिए, अब हम सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे कहते हैं कि आपका वोल्टेज गेन है, क्योंकि वो वोल्टेज था वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन को 10 से लॉग इसका 10 लें और मल्टीप्लाई कर दें 20 से, क्योंकि लॉग 10 जो है वो 1 होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 dB गेन आ जाएगा। अच्छा, ये सारे के सारे गेन है। अब देखें जब हमने गेन निकाला तो ये माइनस माइनस में आ रहा है, तो ये अटेनुएशन है। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे।
तो आपने जो पावर गेन यहाँ पे मालूम किया है, तो अब डी का जो पार्ट था वो आपका पावर का 0.5 था, इसका लॉग ले लें आप, क्योंकि पावर के अंदर 10 का फैक्टर आता है और वोल्टेज निकालने के लिए, वोल्टेज गेन डीबी निकालने के लिए 20 का फैक्टर आता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पावर गेन निकालने के लिए जो फैक्टर आता है मल्टीप्लाई में वो 10 है, लेकिन वोल्टेज गेन निकालने के जो फैक्टर आता है लॉग के बाद वो 20 है। तो ये फर्क है वोल्टेज गेन निकालने का और पावर गेन निकालने का। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो इसके बाद जो है वो log 0.5 आप निकालें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पावर गेन इन dB -3 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.707 को आप इसका log ले लें और 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका वोल्टेज गेन इसलिए 20 आया है। मल्टीप्लाई करने के उसको सॉल्व करेंगे तो -3 dB डेसिबल में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मालूम करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को दोबारा से करने के लिए उन्होंने बताया कि आपका वोल्टेज गेन है 1200, तो वोल्टेज गेन आप इसका डेसिबल कैसे निकालेंगे। इसका डेसिबल निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप लॉग 1200 ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आपका ये डेसिबल में आ जाएगा। पावर गेन निकालना है तो लॉग 50 ले लें और मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो आपका पावर गेन आ जाएगा डेसिबल में। अगेन आपका वोल्टेज गेन है तो आप 1,25,000 को इसका लॉग ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा डीबी में। तो ये तरीका है डेसिबल में अपने गेन को निकालने का। यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए उसे रिकॉल कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी, कोई मसला नहीं है किसी को, तो हम फिर यहाँ से आगे चलते हैं और इसे पता लगाते हैं, मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी मसला तो नहीं है किसी को जनाब यहाँ तक? Anyone have any kind of issue, please feel free to discuss. I will answer your queries. कोई मसला नहीं है किसी को भाई, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अब यहाँ से इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, रहीमो साहब दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट इन एम्पलीफायर्स टू असाइन अ सर्टेन वैल्यू ऑफ गेन एज द 0 dB रेफरेंस। ठीक है, अगर आपको सर्टेन गेन निकालना है 0 dB रेफरेंस लेकर, तो आप 0 dB सबसे पहले तो रेफरेंस लें और फिर उसका गेन निकालने की तरफ जाएं। दिस डज नॉट मीन दैट द एक्चुअल वैल्यू गेन इज 1 which is 0 dB. It means that the reference gain, no matter what its actual value, is used as reference with which to compare other values of gain, and it is therefore assigned a 0 dB value. Many amplifiers exhibit a maximum gain over a certain range of frequencies and a reduced gain at frequencies below and above this range. The maximum gain occurs for the range of frequencies between upper and lower critical frequencies. Upper lower critical frequencies अगर आप लोगों को बताओ, कॉम्सिस पढ़ लिया आप लोगों ने? कॉम्सिस का जो कोर्स है, कोई बताएगा? कॉम्सिस पढ़ लिया है आप लोगों ने? कॉम्सिस कोई बोल ही नहीं रहा भाई, तकरीबन पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। बहरहाल तो कॉम्सिस में ये पढ़ाए जाते हैं अपर बैंड, लोअर बैंड, डबल साइड बैंड कैरियर, सिंगल साइड बैंड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, बैंडविड्थ पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा जो है वो ये इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है मिड रेंज का, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मिड बैंड, बेस बैंड, ये सब चीज़ें कॉम्सिस में पढ़ाई जाती हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से हैं और होपफुली ये कॉम्सिस मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम कहा था कि हम पढ़ चुके हैं, तो ये अभी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कवर हो गई हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। The maximum gain occurs at the range of frequencies between the upper and lower critical frequencies and is called mid-range gain, which is assigned 0 decibel value. Any value of gain below mid-range can be referenced to 0 dB and expressed as a negative decibel value. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारी जिस तरह यहाँ हमने निकाली थी, आप अगर देखें तो
वो वैल्यू जो कि डेसिबल में पॉजिटिव आती हैं वो गेन कहलाती हैं, और वो वैल्यू जो कि डेसिबल में नेगेटिव आती हैं अटेनुएशन कहलाती हैं। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मिड रेंज voltage gain of a certain amplifier is 100 and the gain at a certain frequency below mid-range is 50, then this reduced voltage gain can be expressed as 20 log, that means 50 by 10। ये हमारे जो रेंज है 50 डिवाइड बाई 10, ये आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट है, इसका लॉग लेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब पावर है। तो आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, लॉग इसका लिया हमने, 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा -6 dB। अब ये गेन तो नहीं है, ये हमारी अटेनुएशन है। दिस इंडिकेट दैट द 6 डेसिबल इज बिलो, यानी लाइन से नीचे आएगी ये चीज़। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो नीचे आएगी ये 0 रेफरेंस है, ये -3 dB, ये -6 dB, ये -12 dB, ये -18 dB। तो उसके मुताबिक चीज़ें अटेनुएशन के लेवल तक नीचे आती जाएंगी, जो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ये डेसिबल का रेफरेंस है और फ्रीक्वेंसी की एक्सिस है, तो इसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं हम, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि बिलो 0 dB रेफरेंस हो तो हैविंग द आउटपुट वोल्टेज फॉर स्टडी इनपुट वोल्टेज इज ऑलवेज a 6 decibel reduction in the gain. Correspondingly, a doubling of the output voltage is always a 6 dB increase in gain. Illustrate normalized gain versus frequency curve showing several decibel points. The term normalized means that the mid-range voltage gain is assigned a value of 1 or 0 decibel. अच्छा, होपफुली किसी ने शायद कुछ कमेंट या सवाल पूछा है तो। सर मेरे नेटवर्क की वजह से सेशन बार बार रीजॉइन हो रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मुझे क्यूरीज हैं, मैं बाद में पर्सनली आपसे डिस्कस कर लूँ। ओके भाई, क्या कह सकते हैं जुबैर भाई, आप बाद में कर लें। अच्छा, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। The term normalize means that mid-range voltage gain is assigned a value of 1 और 0 dB। अब हम यहाँ से देखते हैं, ऐसे मैं बता रहा था कि हम सबसे पहले तो रेफरेंस लेते हैं 0 डेसिबल में, ठीक है, मिड रेंज कहते हैं इसे। अब फिर यहाँ से हम अगर हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही होती हैं तो वो नेगेटिव यानी कि माइनस में डेसिबल में रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है, -3 dB, -6 dB, -12 dB, और ये अटेनुएशन के फैक्टर में आता है। Shows how doubling or having voltage gains translate into decibel values. Notice in the table that every time the voltage gain is double, मतलब हर मर्तबा वोल्टेज गेन जो है वो आपका डबल होता जा रहा है। 3 3 6 3 6 6 12 12 12, अच्छा 12 में 6 मिलेंगे तो 18। तो वो इस तरह डबलिंग लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। वैल्यूज इंक्रीज बाय 6 dB एंड एवरी टाइम द गेन इज हाफ, और मतलब हर मर्तबा गेन कम हो रहा है। अगर हम इसके गेन को निकालने की तरफ जाएं, जो कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है, तो गेन आपका कम हो रहा है, लेकिन जो आपके डेसिबल की नेगेटिव में वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। इंक्रीज बाय 6 dB एंड एवरी टाइम द गेन इज हाफ, ठीक है, गेन कम हो रहा है, डेसिबल की वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो रही है, बट इन अटेनुएशन। डेसिबल वैल्यूज डिक्रीज बाय 6 dB, यानी कि हर एक की जो है वो डिक्रीज हो रही है 6 6 के हिसाब से। आगे आप देखें तो 6 6 6 उसके मुताबिक चल रही है। अब यहाँ से फिर हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज और दीगर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो किसी को तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर है तो पूछ लें। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को? अच्छा, फिर हम सेशन को यहाँ तक एंड करते हैं। यहाँ से क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यही कॉन्सेप्ट कर लें पूरा, फिर न्यूमेरिकल है इसमें ना, तो होपफुली फिर यहाँ से हम न्यूमेरिकल तक कर लेंगे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बाद से सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस कर लें। बाकी यहाँ तक का जो सेशन हमने किया है वो फिर मिड के एग्ज़ाम में आएगा, और मिड के हवाले से मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ, और इसमें असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्विज़ इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
अपने प्रीवियस सेशंस में, तो उनको भी देख लीजिएगा। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।